हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। आप सभी लोगों का फिजिक्स वॉरियर पे स्वागत है। जैसा कि हम अभी क्लास 9 का साइंस पोर्शन में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। आज ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उससे पहले देखेंगे कि हमने जैसे अभी लास्ट लेक्चर में देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स न्यूटन, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहाँ से हमने देखा कि जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटी की जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है फर्स्ट अर्थ के द्वारा, प्लेनेट के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसका हमने फार्मूला पढ़ा F = G m1 m2/r²। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वो हमेशा एक्ट करेगी, जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से होती है उसी पे हमेशा एक्ट करेगी। जो ग्रेविटेशन और क्या क्या होता है इससे देखते हैं। जैसे कोई ये हमारा प्लेनेट है, जैसे अर्थ है, और इसके सराउंडिंग में आपको पता है इसकी जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको होल्ड करके रखने का काम ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी वजह से ही है जो इसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट है। अगर इसके पास ग्रेविटेशन नहीं होती तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। आप देखते हैं जैसे कोई ये रिवर है फॉर एग्जांपल, और इसमें आप देख रहे हैं वाटर फ्लो कर रहा है इस तरह से। जो ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है जो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। और कोई प्लेनेट है, सन की तरफ चक्कर काट रहा है, जैसे ये सन है और ये सपोज करिए अर्थ है, ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। तो इसी को लिखेंगे इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स which is responsible it is the gravitational force which is responsible for the movement of earth in circular orbit with uniform speed around the sun। सन के चारों तरफ जैसे अर्थ मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में और सर्कुलर स्पीड के में, तो यह सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है। अगर मून और सन अर्थ का केस भी लेंगे तो वहाँ पे बस यही हो जाएगा, ये अर्थ की जगह मून हो जाएगा और अराउंड दी अर्थ, यहाँ पे सन की जगह अर्थ हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये क्या करती है, जो हमारे अर्थ और या कोई प्लेनेट है या कोई जो सैटेलाइट हैं जो अगर मूव कर रही हैं किसी बॉडी, मतलब किसी भी प्लेनेट के अराउंड या सन के अराउंड, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव कर रही हैं। आपको पता है कि जो ओशियंस होते हैं, ओशियंस और सी मतलब जो समुद्र होते हैं, और उनमें क्या होता है, लो टाइड एंड हाई टाइड आती रहती है। लो टाइड एंड हाई टाइड। ये लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो पानी बहुत तेज़ी से ऊपर वेव बन के आती है फिर नीचे गिर जाती है, मतलब पानी बढ़ता जाता है, वेव की फॉर्म में आती है ऊपर तक। अगर यहाँ तक इसकी है तो यहाँ तक आती है, अगर ये तब हाई टाइड होती है, और जब यही इसके नीचे चली जाती है, मतलब यहाँ पे पानी चला जाता है, तो वो जाती है लो टाइड। तो ये जो वेव फॉर्म में आती है, जो लहर आ रही है, बहुत ऊंची लहर आती है लो टाइड हाई टाइड में, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशन की वजह से ही। जैसे जो अर्थ पे आ रहा है वो मून की ग्रेविटी की वजह से ही, सन का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम लगता है उस पर, लेकिन जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है
वो ओशन में बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से ही लो टाइड एंड हाई टाइड जो ओशियंस में क्रिएट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो केपलर ने कुछ प्लैनेटरी मोशन के लिए कुछ लॉज दिए हैं। तो देखेंगे अब हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे आपने मोशन में देखा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में, जैसे आपने देखा कि न्यूटन्स ने क्या किया था, कुछ लॉ दिए थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन को गवर्न करते थे, मोशन को गवर्न करते थे। तो वो ऐसे ही कुछ लॉज दिए केपलर ने। इनका नाम था जॉन्स केपलर, जो कि ये 16th सेंचुरी के एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने कुछ लॉ दिए, 3 लॉ दिए, जो कि क्या बताता है कि जो कोई भी प्लैनेट है किस तरह सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो वही जो 3 लॉ दिए उसी को कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसी को लिखेंगे हम जॉन्स केपलर जी, जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर जो थे, जॉन्स केपलर वाज अ 16th सेंचुरी ये एक एस्ट्रोनॉमर थे 16th सेंचुरी में, जिन्होंने हु इस्टेब्लिश थ्री लॉज। इन्होंने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज which governs the motion of planet। जॉन्स केपलर थे जिन्होंने 16th सेंचुरी में क्या किया, कुछ लॉ दिए, 3 लॉ दिए, जो कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स को बताता है, किसके अराउंड सन। जो प्लैनेट हैं क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं, अराउंड सन। जो सन के अराउंड में इनकी जो मोशन है उसी को केपलर ने 3 लॉ के द्वारा समझाया था, उसी को कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दीज लॉज, इसी को लिख लेंगे, दीज लॉज आर नॉन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यही है कि इन्होंने 3 लॉ दिए, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी सन के अराउंड किस तरह से मूव कर रहा है। तो इन्हीं लॉ को हम कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ, पहला इनका लॉ था कि जो हम मानते हैं कि ये जो अर्थ है सन के अराउंड में, या कोई प्लैनेट है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जो कोई भी प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह की जो शेप है, इस तरह के शेप वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये इसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ये सर्कुलर नहीं होकर कुछ इलिप्टिकल है। और इलिप्स में होता है 2 फोकस होती हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और कहीं पे सन या तो F1 पे प्रेजेंट है, इस फोकस पे, या इस फोकस पे, कहीं एक जगह पे प्रेजेंट है। इनका ये फर्स्ट लॉ था। इसे अभी लिखेंगे, हम पूरी डिफिनेशन लिखेंगे। उससे पहले 2 लॉ दूसरे लॉ को भी देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जैसे अगर सन यहाँ पे है, सपोज करिए सन यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे ये ज्वाइन किया तो हमें क्या मिली, ये डिस्टेंस मिली, ये एरिया मिली हमें पास, टाइम के साथ हमें ये एरिया मिली। और यहाँ पे इस तरह से, तो इन्होंने कहा था कि जो कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है और सन किसी भी एक फोकस पे प्रेजेंट है, तो जो ये बॉडी होगी, जो प्लैनेट होगा, वो
इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। मतलब अगर इस टाइम टी में इसने अगर इतनी एरिया कवर किया है तो ये अगर टी टाइम में कवर करेगा एरिया, तो ये वाली भी एरिया इक्वल होगी, मतलब ये वाली एरिया इस वाले एरिया के इक्वल होगी। तो इनका कहना ये था। और इन्होंने कहा था कि इसका मतलब यही हुआ कि जो जब दूर रहेगी तो स्लो चलेगी, जब पास आएगी तो वो मूव फास्ट करने लगेगी। तभी तो आप देखिए इधर तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस साइड में इतनी छोटी जगह है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जब ये डिस्टेंस फास्ट ट्रेवल करेगा तभी तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसकी यही इनका सेकंड लॉ है। अब पहले फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ को हम थोड़े उसमें उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी डिनोट करना है, वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है उसको देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी प्लैनेट है, द प्लैनेट मूव्स in an elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. The planet moves in an elliptical orbit around the sun with the sun situated लिख दीजिए, situated at one of the two foci of the elliptical orbit। कह रहा है कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिप्टिकल जो प्लैनेट है वो अर्थ के सन के अराउंड, यहाँ पे इसकी टू फोकी होगी सन के अराउंड, वो सर्कुलर में नहीं मूव करके वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है तो यहाँ पे सन के अराउंड ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो सन किसी एक फोकस पे, इस पर दो फोकस हैं तो इसको फोकी कहेंगे, प्लूरल फॉर्म होता है। फोकी मीन्स वही फोकस है। तो यहाँ पे सन या तो यहाँ प्रेजेंट होगा या तो यहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब कहीं एक जगह सन प्रेजेंट होगा एक फोकी पे, और उसी के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या प्लैनेट मूव कर रहे होंगे। ये है प्लैनेट, ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट, और यहाँ पे है सन। और इस फोकस को आप कह दीजिए F1 और इस फोकस को कह दीजिए आप F2। इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। नेक्स्ट है केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, इससे पहले आप एक बार डायग्राम से समझ लीजिए फिर इसको देखते हैं। कोई ये एलिप्टिकल पाथ है, हमने मान लीजिए कि ये सन है, यहाँ पे फोकस 1 पे यहाँ पे शिफ्ट है, यहीं पे सिचुएटेड है। सन यहाँ पे है और कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है। जब प्लैनेट मूव कर रहा है, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिया कि ये प्लैनेट यहाँ पे था और टी टाइम में वो यहाँ पे मूव करके चला गया। तो जो उसने ये डिस्टेंस कवर की, जो एरिया ये इसने कवर की है, यहाँ पे इसने इतनी एरिया कवर की इस प्लैनेट ने टाइम टी में।
तो ये कह रहा है कि ये हर जगह इस इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। अगर हम इस साइड भी लें तो ये जो ये एरिया होगी यहाँ पे इसके इक्वल होगी, और ये जो टाइम हमने इंटरवल दिया है टी दिया है, तो यहाँ प्लैनेट है इस तरह से। तो इसने कहा कि कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है सन अराउंड सन के, तो ये जो एरिया इसने स्वीप किया है, एरिया जो कवर करेगा किसी भी टाइम टी में, तो वो हर जगह पे इक्वल होगी। तो इसी को डिफिनेशन में लिखते हैं, एवरी प्लैनेट्स revolves around the sun in such a way that the line joining in such a way that the line joining the planet and the sun every planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet and the sun sweeps over equal distance in equal interval of time, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इस तरह से कि जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इस तरह से ये मूव करता है कि जो ये अगर हम यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रहे हैं प्लैनेट को, और फिर टाइम टी के बाद यहाँ पे अगर सपोज करिए पहुँच गया, तो इसने हमने लाइन ज्वाइन किया और इस साइड भी उसी तरह रहेगा, तो कहीं भी अगर हम टी टाइम के लिए अगर हम उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये एरिया जो ये कवर करेगा इतनी, अगर हम किसी भी यहाँ से इसके बाद भी यहाँ पे लेंगे टी टाइम के लिए, तो इतनी एरिया भी यहीं पे कवर करेगा। इतनी एरिया मतलब ये कहीं भी कवर करेगा टी टाइम में, इतनी ही एरिया कवर करेगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, देख रहे होंगे जब कि आप यहाँ पर जब ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस तो बहुत दूरी है प्लैनेट की यहाँ से, तो जब यहाँ पे ये मूव कर रहा है इतनी डिस्टेंस, इसके बराबर ही जब ये सन के पास भी आएगा तो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको एक बात यहाँ पे नोटिस हो रही होगी कि जो प्लैनेट होगा तब यहाँ पे कुछ ऐसा मूव करेगा कि इसके इक्वल इसकी भी एरिया है, तो मतलब यहाँ पे प्लैनेट स्लो मूव करेगा और यहाँ पे प्लैनेट फास्ट मूव करेगा। तो इसका मतलब होता है जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अराउंड इसके अकॉर्डिंग था कि जो कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं मूव कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड है जो वो कम और ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि वो जब सन के पास आएगा तो वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, तभी तो कम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर। सपोज़ करिए टी है यहाँ पे टी, तो टी टाइम में इसने इतनी एरिया ट्रेवल कर ली। अब ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, मान लीजिए इसने 5 मीटर स्क्वायर किया इसने, किलोमीटर की स्क्वायर की इसने डिस्टेंस को क्या किया, एरिया को इसने कवर किया। अब ये टाइम था ये हमारे पास, सपोज कर लीजिए 6 सेकंड में मान लीजिए इसने किया। अब ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए बहुत कम है, ये तो 5 थी, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है। तो अब जब इसमें इसको एरिया निकालनी पड़ेगी इस टी 6 सेकंड में ही, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो इसकी तो डिस्टेंस बहुत कम है तो ये बहुत फास्ट मूव करेगा। जब इतना मूव करेगा इसके में तभी तो जाके ये क्या होगा, इसकी जो एरिया होगी इसके इक्वल होगी। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड में ना मूव करके क्या करता है, एक वेरिएबल स्पीड से मूव करता है। मतलब कि सन के पास जब रहेगा तो तेज़ मूव करेगा, मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा,
और जब सन से दूर रहेगा तो वह उससे कम स्पीड से मूव करेगा। तो इसी को नोट डाउन कर लेते हैं हम। इट टेल्स अस, ये जो न्यूटन जो केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, ये हमें बताता है। इट टेल्स अस दैट planets does not revolve with constant speed around the sun। जो ये हमें बताता है कि कोई भी प्लेनेट है वो कांस्टेंट स्पीड से सन के अराउंड नहीं मूव करता है। इट मूव्स with high speed when it is nearer to sun, and it moves with low speed when it is farther away या टू लिख सकते हैं, farther away from the sun। जो मैंने आपको भी समझाया कि जब वो सन के पास होगा तो वो हाई स्पीड से मूव करेगा, और जब सन से दूर होगा तो वो लो स्पीड से मूव करेगा। इसी को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो आप इसे अब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट है केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो केपलर की थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, इसके अकॉर्डिंग था, जो केपलर ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिया था, इन्होंने इसमें कहा था द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट from the sun is equal to is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। It takes to move around the sun। इनका कहना था कि जो कोई भी सन से जो प्लेनेट की मीन डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है यहाँ सन से, और सपोज करिए ये आर है, ये प्लेनेट है और ये सन है, तो इसकी जो ये आर है, इसका क्यूब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के टाइम के स्क्वायर के, जो कि जितना वो टाइम ले रहा है प्लेनेट सन के अराउंड मूव करने में, तो उसके स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका क्यूब। तो इसी को हम लिख सकते हैं। नाउ इट कैन बी written as r cube is directly proportional to t square। यही इसने किया है कि the mean distance, the cube of the mean distance is directly proportional to the square of time taken to move around the sun। सन के अराउंड मूव करने में जो टाइम लग रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो r क्यूब है,
अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ से टी स्क्वायर, तो आर बाई क्यूब टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट आता है। इनका यही कहना था, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमें मिलती है यहाँ से कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट होगा। ये और यहीं, लेकिन ये इन्होंने कोई भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए इन्होंने कि कोई भी प्लैनेट किस तरह से मूव कर रहा है सन के अराउंड में, मतलब उस पर कौन सी फ्रैक्शन, जो जैसे अभी बताया था हमने कि जो न्यूटन थे उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रही है, तो वो अर्थ जो मूव कर रही है सन के अराउंड, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मूव कर रही है। तो इन्होंने जब केपलर ने जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया तो उनमें उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड किस तरह से मूव कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा जो न्यूटन्स ने दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इन्होंने इसी को कहा था एफ जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर, मीन्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो इन्वर्स स्क्वायर रूल जो ला, ये इन्वर्स स्क्वायर रूल जो इन्होंने न्यूटन ने यूज किया था, ये यहीं से एज्यूम करके केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से एज्यूम करके ही लिया था। इसको कैसे लाया था उन्होंने हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।